आज एक ऐसे व्यक्ति की जीवन कहानी मैं बताने वाली हूँ जो स्कूल बंक किया करते थे, लेकिन जिन्हें विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार मिला और जिन्होंने पूरे विश्व में हमारे देश का नाम रोशन किया। तो वो नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर का परिवार बंगाल के प्राचीन कला प्रेमी परिवारों में गिना जाता है। उनके पूर्वज बनर्जी ब्राह्मण और जमींदार थे और जमींदारों को उस समय ठाकुरदा कहा जाता था, लेकिन अंग्रेज ने ठाकुरदा को अपनी तरह से उच्चारण करके इसका नाम बदल दिया टैगोर। ये लोग कलकत्ता में एक 3 मंजिले विशाल महल में रहते थे, जिसे जोड़ा साको वाला महल कहा जाता था, और उनका परिवार ठाकुर कहा जाता था। वे लोग मुसलमानों के साथ उठते बैठते थे। कट्टरपंथी हिंदू उन्हें पिराली कहते थे, इसलिए उन्हें जाति भ्रष्ट भी माना जाता था। रविन्द्रनाथ के दादा द्वारकानाथ ठाकुर प्रिंस कहलाते थे। उनके वैभव की धाक देश में ही नहीं विदेशों में भी फैली हुई थी। उनकी माता का नाम शारदा देवी था और रविन्द्रनाथ टैगोर के 14 भाई बहन थे। रविन्द्रनाथ टैगोर उनमें से सबसे छोटे थे। रविन्द्रनाथ का जन्म कलकत्ता में 7 मई 1861 को हुआ था। बचपन में परिवार के लोग उन्हें रवि कहकर पुकारते थे और उनका बचपन इन्हीं पुश्तैनी मकानों में बड़ी सादगी के साथ बीता। सूती कपड़े पहनना, खान पान में सादगी दिखाई देती थी। नौकरों के हवाले उन्हें बचपन में ही कर दिया गया और यही शायद धनी परिवारों का रीति रिवाज था। तो नौकर चाकर ही रवि को खिलाते थे, पिलाते थे, सुलाते थे और नौकरी से उन्हें प्रायः डांट फटकार मिलती रहती थी। शिक्षा के लिए रवि को पहले बंगाल एकेडमी और फिर सेंट जेवियर स्कूल में दाखिल करवाया गया। बड़े ज़ोर शोर से स्कूल जाना उन्होंने शुरू किया, लेकिन उन्हें स्कूल धीरे धीरे जेल की तरह लगने लगा। वो बंद कमरे में पढ़ाई नहीं करना चाहते थे, उन्हें खुले में भागने का इच्छा होता था और एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा स्कूल बदला जाने लगा। पर स्कूल की पढ़ाई उन्हें पसंद ही नहीं आई और उन्होंने स्कूल की पढ़ाई को छोड़ के स्कूल को बंक करना शुरू कर दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था। पढ़ाई लिखाई में तो उनका खूब मन लगता था। सुबह 1 घंटा अखाड़े में, उसके बाद बांग्ला, संस्कृत, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संगीत, चित्रकला आदि की पढ़ाई करते थे। बाद में अंग्रेजी भी इसी सूची में शामिल हो गई और इनका दिमाग बहुत तेज था। इन्हें हर विषय बहुत अच्छे से याद रहता था। एक बार अपने पिताजी के साथ सैर सपाटे के लिए बोलपुर गए। बोलपुर के निकट उनके पिता ने एक आश्रम बनवाया था जिसका नाम था शांति निकेतन। रविंद्र को शांति निकेतन में बहुत अच्छा लगा। इस यात्रा के दौरान पिता ने रवि को संस्कृत, अंग्रेजी, गणित और ज्योतिष की शिक्षा दी। इसी यात्रा के दौरान रविन्द्रनाथ ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान की ऐतिहासिक पराजय पर एक रचना रची। सैर सपाटे से लौटकर बिल्कुल बदले बदले से नजर आने लगे, लेकिन स्कूल जाने के नाम पे अभी भी उनकी वही हालत थी। अगले वर्ष उनकी माँ चल बसी। 15 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार हिंदू मेले के अवसर पर जनता के सामने अपने काव्य का पाठ किया और जो कविता पढ़ी वो उनकी स्वयं की रचना थी, जो कि राष्ट्रीय भाव से भरपूर थी। इसके बाद रविन्द्रनाथ ने वन फूल शीर्षक से एक लंबी कविता लिखी। वैष्णव पदावली की तर्ज पर उन्होंने भानु सिंघेर पदावली की रचना की। 1877 में प्रसिद्ध बंगाली मासिक भारती में वो कविता प्रकाशित हुई। रविन्द्रनाथ में अभिनय की भी प्रतिभा थी। उन्होंने अपने मित्रों और भाइयों के लिखे शौकिया ढंग से खेले हुए नाटकों में अभिनय किया। संगीत में भी उनकी रुचि थी। बहुत ही मधुर गाते थे और बचपन से ही वो लिखे हुए गीत गुनगुनाते और गाते थे। परिवार वालों ने रविंद्र में छिपी इस गायन प्रतिभा को पहचान लिया और उनकी इच्छा थी कि रविंद्र इसी क्षेत्र में आगे बढ़ें और उच्च स्थान प्राप्त करें, पढ़ लिखकर बड़े अफसर बन जाएं। इसी उद्देश्य से रविंद्र को 1877 में हायर एजुकेशन के लिए इंग्लैंड भेजा गया। वहाँ वह कुछ दिन ब्राइडन स्कूल में पढ़े, फिर लंदन विश्वविद्यालय में पढ़े, फिर सामाजिक जीवन में आंखें मूंद कर कूद पड़े और वहाँ उनका साहित्य, नृत्य, गायन सभी में उसमें रुझान बना रहा। पर 1880 में रविन्द्रनाथ को अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ के भारत लौटना पड़ा और इसी बीच उनके 2 गीत संग्रह सांध्य संगीत और प्रभात संगीत प्रकाशित हुए, जिसकी बहुत चर्चा हुई। इन्हीं दिनों उन्होंने बच्चों के लिए कविता लिखी, विष्टि पड़े टापुर टापुर, जो बाद में बहुत चर्चित और लोकप्रिय हुई, और उन्होंने बच्चों के लिए शिशु भोलानाथ आदि पुस्तक लिखी। दिसंबर 1883 में मृणालिनी देवी के साथ रविन्द्रनाथ का विवाह हुआ। विवाह के बाद भी उनकी गीत संगीत प्रतिभा निरंतर प्रगति पे बनी रही। धीरे धीरे लोगों को ये महसूस होने लगा कि रविन्द्रनाथ महान गीतकार ही नहीं बल्कि विचारक और सुधारक भी हैं।
जो लीक से हटके आगे बढ़ते हैं और जिनकी आलोचना करनी होती है उसकी वो आलोचक भी बन जाते हैं। रविन्द्रनाथ की 5 संतानें हुई। अपने स्कूल के दिनों को याद करके उन्होंने अपने बच्चों को घर पर ही शिक्षा देने की व्यवस्था कर दी। जमींदारी के सिलसिले में अक्सर गांव देहात के चक्कर लगाने पड़ते थे। वो अक्सर पद्मा नदी और उसके आसपास के दृश्य देखा करते थे। देहात और देहातियों के जीवन से उन्हें बड़ा गहरा लगाव था। गांवों की समस्या के बारे में जानना, उस समस्याओं के कारण को पता करना, समस्याओं का सुधार करना, ये सब उनके शौक बन गए और इसे वो बड़े शौक से किया करते थे। संभवतः इसलिए उन्होंने शांति निकेतन में अपने विचारों के अनुकूल एक विद्यालय बना लिया। इसके लिए उन्हें अनेक कुर्बानियां देनी पड़ी। पुरी का एक मकान बेचना पड़ा। मृणालिनी देवी ने भी अपने गहने बेच के पति के उद्देश्य को पूरा करने में पूरी तरह से हाथ बटाया। सन 1901 में आरंभ हुआ वो विद्यालय आज बढ़ते बढ़ते विश्व भारती विश्वविद्यालय बन गया है। शुरुआत में विद्यालय में 2-3 ही कोठियां थीं, कच्चे झोपड़े थे, लेकिन धीरे धीरे विद्यालय चल निकला, छात्रों की संख्या बढ़ गई और इस तरह से पुस्तकों के पन्नों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि ये बागबानी, खेलकूद, समाज सेवा भी इसमें शामिल किया गया। 1902 में रविन्द्रनाथ की पत्नी का देहांत हो गया। 1903 में उनकी दूसरी बेटी रेणुका के क्षय रोग से मृत्यु हो गई। सन 1905 में रविंद्र के पिता देवेंद्रनाथ और 1906 में उनका छोटा बेटा शमी भी चला गया। रविन्द्रनाथ ने परिवार के प्रति कर्तव्य पालन में कोई कमी नहीं छोड़ी। इस प्रकार उन्हें लगातार दुख मिलते रहे और उनके याद में उन्होंने खेवा काव्यों में लिखा। इन्हीं दिनों उन्होंने गोरा नाम का उपन्यास लिखा, जिसमें रूसी उपन्यासों के समान बहुत ही गंभीरता थी। 1905 में बंग भंग आंदोलन के समय रविन्द्रनाथ ऐक्य और भारतीय यानी एकता और भ्रातृत्व का संदेश लेकर आए। देश प्रेम ने उन्हें स्वदेशी आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा के आंदोलन में नेतृत्व करने के लिए बुलाया। राष्ट्रीय गीत जन गण मन और गीतांजलि के गीतों की रचना उन्हीं दिनों उन्होंने की। 1910 में जब वह विदेश गए तो प्रतिष्ठित लेखक, विचारक आदि से उनकी दोस्ती हुई। उन्हें प्रोत्साहन मिला और गीतांजलि प्रकाशित हुई। यद्यपि गीतांजलि नाम से बंगला में भी उन्होंने एक गीत प्रकाशित किया था, पर वो बंगला भाषियों तक ही सीमित थी, जबकि अब गीतांजलि देश विदेश तक प्रभाव दिखा रही थी। इंग्लैंड में रविंद्र अमेरिका गए और वहां भी इंग्लैंड से होकर के अपनी काव्य प्रतिभा वहां भी दिखाई। विदेश यात्राएं उनकी चल ही रही थी। रविंद्र जब भारत लौटने के कुछ सप्ताह बाद उन्हें साहित्य का सुप्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार मिला। पुरस्कार में प्राप्त 1,20,000 रुपये रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन के विभिन्न कार्यों में लगा दिए और इस धन से उन्हें एक ग्राम सहकारी बैंक खोला ताकि गांव के लोगों को सस्ते ब्याज पर ऋण मिल सके। 1915 में महात्मा गांधी शांति निकेतन आए। तब टैगोर और गांधी जी की बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई। 1915 में ही अंग्रेज सरकार ने रविन्द्रनाथ को सर की उपाधि दी। इसके बाद उन्होंने घर बाहर, माली, बालक आदि किताबें लिखी। 1916 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीयता और अमेरिका में व्यक्तित्व विषय पर व्याख्यान दिए। रविन्द्रनाथ ने 1919 में सरकार को उपाधि लौटा दी, क्योंकि जालियांवाला बाग हत्याकांड में निर्दोष और निहत्थे भारतीयों पर अंग्रेज सरकार ने जो गोलीबारी की थी उससे वे बेहद दुखी थे। 1920-1930 के बीच रविन्द्रनाथ ने 7 बार पूर्व और पश्चिम के कई देशों की यात्रा की। 1921 में शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य था कि यहाँ विश्व के सभी देशों के शिक्षा प्रतिनिधि एकत्रित हों और जहाँ सारा संसार एक घोंसला बना के रह सके। 1930 में अपनी रूस यात्रा के दौरान रविन्द्रनाथ ने वहाँ जो प्रगति देखी उसे उन्होंने अपनी किताब रूस की चिट्ठी में लिखा। 1931 में हिबर्ट लेक्चर्स के अंतर्गत उन्होंने मानव का धर्म विश्व पर बहुत अच्छी बातें बताईं। एक और रविन्द्रनाथ जीवन में सादगी को महत्व देते तो दूसरी वो देश विदेश की रेल यात्राओं के समय रेलगाड़ी के प्रथम श्रेणी का पूरा डिब्बा अकेले अपने लिए आरक्षित रखते थे, तो इसलिए उनके स्वभाव में बहुत ही विरोधाभास दिखता था। महीनों कभी कभी मौन रहते थे और कभी कौतूहल हो जाता था। रविन्द्रनाथ की पोशाक सादा होती थी, सादा पैजामा, ढीला ढाला कुर्ता, पतली चप्पल, साथ में चादर। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में रविन्द्रनाथ ने चित्रकला की ओर ध्यान दिया, हजारों चित्र बना डाले और इस तरह उन्होंने 2000 से भी अधिक सुंदर चित्र बना डाले। रविन्द्रनाथ की 70वीं वर्षगांठ पर उन्हें एक अभिनंदन ग्रंथ भेंट किया गया था, जिसमें विश्व के भर के लेखक, नेता, वैज्ञानिक, कवि ने विविध रूपों में उनका अभिनंदन किया। वो संगीतज्ञ, अभिनेता, पत्रकार, दार्शनिक, शिक्षक और नेता भी थे। विश्व के इतिहास में विविध कलाओं में पारंगत ऐसे प्रतिभावान व्यक्ति शायद ही कोई दूसरा हो। 7 अगस्त 1941 को श्रावण पूर्णिमा के दिन 80 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया।
और एक ऐसा व्यक्ति जो स्कूल के दिनों में स्कूल को बंक किया करता था, जिसने विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार जीता, उसका देहांत से ये साहित्य जगत, ये कला जगत सूना हो गया। लेकिन आज भी रविन्द्रनाथ टैगोर के साहित्य, रविन्द्रनाथ टैगोर की कविताएं, रविन्द्रनाथ टैगोर के व्यक्तित्व से जुड़ी बातें, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई जो भी प्रेरणादायक बातें हैं वो हम सभी याद करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जन गण मन हमारे देश का राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर की ही देन है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के 7 अगस्त के पुण्यतिथि पर उन्हें याद ज़रूर करिए, उनकी किताबें पढ़िए और उनसे जुड़ी सभी जानकारी को अपने बच्चों से ज़रूर शेयर करिए, ताकि आने वाले दिनों में हमारे बच्चे भी इसे बहुत अच्छे से समझें, जानें और रविन्द्रनाथ टैगोर को याद रखें। अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, उसे प्रेस करें। कमेंट सेक्शन में जाके रविन्द्रनाथ टैगोर से जुड़े आपके पास जो भी जानकारी है वो मुझसे और लोगों से शेयर करें। और मेरे फैमिली का परमानेंट मेंबर बनना है तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि सारी वीडियो अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाए। और हो सके तो जाते जाते चैनल के प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर विजिट करें। आप किसी भी एज ग्रुप के होंगे, आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेटिव यूज़फुल वीडियोज़ वहाँ पर मिल जाएगी। तो प्लीज़ जाने से पहले एक बार चैनल के प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करिएगा। तो इसके साथ ही ये आज की जानकारी होती है ख़त्म। ढेर सारी जानकारी भरी वीडियो और भी हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है।